चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सभी का अपने YouTube चैनल आसान व्याकरण पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला का चौथा टॉपिक जो है संयुक्ताक्षर। और संयुक्ताक्षर में 4 अक्षर होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। मित्रों, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कौन से संयुक्ताक्षर की रचना किन 2 वर्णों या 2 व्यंजनों से मिलकर हुई है। तो मित्रों, इसी प्रश्न को हम यहाँ पर समझेंगे कि संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं। तो हमारे संयुक्ताक्षर हिंदी वर्णमाला में 4 हैं, वो निम्नानुसार हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। मित्रों, क्ष की रचना हुई है क प्लस श से, त्र की रचना हुई है ट प्लस र से और ज्ञ की रचना हुई है ज प्लस ञ से और श्र की रचना हुई है श प्लस र से। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम इस श शलगम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये भी श शलगम है और ये भी स शलगम है। यदि मुझे विश्वामित्र लिखना है या विश्व शब्द लिखना है तो मैं विश्व शब्द को ऐसे भी लिख सकता हूँ और विश्व शब्द को ऐसे भी लिख सकता हूँ। मित्रों, ये श शलगम का ही ये लिपि चिन्ह है। तो ध्यान दीजिएगा, इन व्यंजन वर्णों से मिलकर के ये संयुक्ताक्षर बने हैं। इनकी परिभाषा हमें इसे शब्द से ही पता चल रही है। संयुक्त यानी जुड़कर बनने वाला है जो अक्षर, वो कहलाते हैं संयुक्ताक्षर। अब यहाँ ये ध्यान से देखना है, इसमें प्रथम वर्ण ये है हलंते है और बाद वाला पूरा है। क्योंकि जब प्रश्न आता है वो 4 विकल्प इस प्रकार से बना देता है: क प्लस श, क प्लस श, दोनों को हलंते कर देगा, क प्लस श, और एक आगे वाले को पूरा कर देगा और पीछे वाले को कर देगा हलंते। अब पूछ लेगा कि क्ष की रचना किन से मिलकर हुई है। तो 4 विकल्प सामने आते ही वैसे ही हमारा दिमाग का दही हो जाता है, क्योंकि जब हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। मित्रों, परीक्षा केवल इसीलिए नहीं होती कि आपने कितना पढ़ा है, परीक्षा इस बात की होती कि हमने किसी विषय वस्तु को कितने ध्यान से देखा है, कितने गंभीरता से उसको समझा है। तो यही तो परीक्षा है। तो इस प्रकार से हम ध्यान से देखें, जो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है इन वर्णों से मिलकर के संयुक्ताक्षर बने हैं। यहीं पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो हलंत व्यंजन हैं, ये जो पूरे व्यंजन में मिल रहे हैं, यहाँ से आप देखिएगा त प्लस र की स्थिति देखिएगा। जब हलंत व्यंजन पूरे व्यंजन में मिलता है तो मित्रों ये क्या हो जाता है? त्र। ऐसे और भी कुछ अक्षर या व्यंजन हैं, जब वो हलंत व्यंजन पूरे व्यंजन में जब मिलते हैं तो हलंत्य तो हो जाता है पूरा और पूरा हो जाता है आधा। तो वो स्थिति देखिए किस प्रकार से बनते हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं जो जुड़कर इस प्रकार की स्थिति में आते हैं। देखिए मित्रों, एक तो स्थिति है प प्लस र की, एक है द प्लस ध की, एक है ह प्लस न। ह की 4-5 स्थितियां हैं: ह प्लस व, ह प्लस य, ह प्लस ल, और ये देखिए ये व्यंजन ऐसे हैं जब आधा व्यंजन, त्र तो हम पढ़ ही चुके हैं, त प्लस र। जब ये आधा व्यंजन या हलंत व्यंजन पूरे व्यंजन में मिलता है तो आधा तो हो जाता है पूरा और पूरा हो जाता है आधा। ये शुद्धिकरण में बहुत सारे शब्द हमारे काम आने वाले हैं। ये जो चिन्ह है, ये आह्लाद है, प्रहलाद है, ये जाह्नवी शब्द है, विह्वल शब्द है। ये शब्द गलत होने की जो स्थितियां बनती है, इसी जानकारी के अभाव में ये शब्द हमसे गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सब स्पष्ट कर रहा हूँ। मित्रों, मैंने कहा था, फिर आप सुनिए एक बार, कि जब भी आधा व्यंजन पूरे व्यंजन में मिलेगा इन व्यंजनों में, तो आधा तो हो जाएगा पूरा और पूरा हो जाएगा आधा। तो ये तो कर देंगे हम पूरा इस प्रकार से,
और इस र को कर देंगे इस प्रकार से आधा। अब आगे देखिए, ये प हलंत है तो प को तो कर देंगे पूरा और इस र को कर देंगे इस प्रकार से आधा। है इसमें पूरा ही रहे। जब हम इसका पुनः जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे या वर्ण विश्लेषण करेंगे तो वापस ऐसे ही पुनः ऐसे ही होगा, ये त प्लस र, ये प हलंते निकलेगा और र पूरा निकलेगा। इसी प्रकार से देखिए द और ध, तो द तो हो गया पूरा और ध हो गया इस प्रकार से आधा। पुनः जब विश्लेषण करेंगे तो उसी प्रकार से होगा द हलंते और ध पूरा। आगे देखिए, यह ह जब न में जुड़ेगा मित्रों तो यह ह तो हो गया पूरा और न हो गया हलंते। यहाँ देखिए, यह ह हो गया पूरा और ये व हो गया हलंते। यहाँ देखिए, यह ह तो हो गया पूरा और ये ल हो गया हलंते। यदि मैं ह की बात करूं, ह प्लस र की बात करूं तो उसमें भी यही स्थिति होगी, ह तो हो गया पूरा और र हो गया आधा। ये जो ह्रस्व शब्द है, ह्रस्व, वो पहले हम ये गलती करते थे, इसको ह्रिस्व बोल देते थे। ह्रिस्व नहीं है, गलत है ह्रिस्व, ये ह्रस्व शब्द सही है। ध्यान से देखिए, इस ह में हलंते ह में ये पूरा र जुड़ा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पर एक बाधा और र की स्थिति हो गई। आगे देखते हैं हम, ये स्थिति इसकी बात कर रहा था मैं आपसे, ह और य की भी स्थिति यही रहेगी, ह और ये य आधा, और ह और म की यदि हम बात करें तो इसकी स्थिति भी ये रहेगी, ह पूरा और ये म आधा। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये द और ये थोड़ा अलग है मित्रों। ये जब दोनों जुड़ते हैं द और य, द हलंते है और य पूरा है, इसकी स्थिति अलग है। द और य जब मिलते हैं तो द भी आधा रहता है और य भी आधा हो जाता है। और यहां से देखिए आप इसको, ये द हलंते है, मैं इसको यहां से इस प्रकार से यदि रफ कर देता हूं तो ये यहां तक का द बचा, और इस य को यदि यहां से मिटा देता हूं तो ये य बचा और ये शब्द बन जाता है दियर। तो जो विद्यालय में आता है वो विद्यालय हम बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। शुद्ध उच्चारण होता है विद्यालय, विद्यालय। तो हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं और ये से भी लिख सकते हैं, किंतु उच्चारण हमें करना चाहिए विद्यालय। तो ध्यान देना मित्रों, द और य की जो स्थिति है वो इन सबसे अलग स्थिति है। इसमें द भी आधा होता है और य भी आधा होता है और बन जाता है देयर। तो ये तो रही मित्रों हमारी कौन सी बात, कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो हलंते व्यंजन पूरे व्यंजन में मिलते हैं, तो हलंते तो हो जाता है पूरा और पूरा हो जाता है आधा, जो हम इन व्यंजन वर्णों में देख सकते हैं। यह ह और य की स्थिति भी सेम है और ह और म की स्थिति भी इन्हीं के समान है, लेकिन द और य की स्थिति कुछ भिन्न है। और वो भिन्नता क्या है, इसमें द हलंते है, यह पूरा है, किंतु जब इसके साथ ये संयुक्त होता है तो यह भी आधा हो जाता है और ये इस स्थिति में आ जाता है। ये लिखना भी सही है। यदि मैं द और ध का इस प्रकार से लिखता हूं, आजकल इस प्रकार से लिखा जा रहा है विशुद्ध, इस ये तो हम बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं, या चिन्ह शब्द है, चिन्ह, यह और न, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसमें ये इनको और विशुद्ध माना जाता है, ये सब शुद्ध हैं, हम ऐसा लिखें, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, किंतु ऐसा चिन्ह गलत है। ये तो चिन्ह हो गया और ये गलत हो जाता है। तो ध्यान रहे, हम शुद्धिकरण से जुड़ी हुई बात करेंगे। ये तो हो गई हमारे मित्रों व्यंजनों के जुड़ने की स्थितियां। आगे देखिए, अब बात करूंगा मैं आपसे र की स्थिति। देखिए मित्रों, एक तो र होता है आधा और एक र होता है पूरा। बात कर रहे हैं हम र की स्थिति। एक तो र होता है आधा और एक र होता है पूरा। देखिए, इस आधे र को बोला जाता है र रेफ और इसको बोला जाता है र पदेन। अब इनकी स्थिति आप शब्दों से समझिए। आधा र जब किसी शब्द में या किसी वर्ण में जुड़ता है तो हमेशा ऊपर लगता है, और पूरा र जब किसी वर्ण में जुड़ता है
तो ये पूरा वर्ण हमेशा नीचे लगता है। ध्यान देना कैसे, एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर कर्म और एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर क्रम। तो मित्रों ये तो हमें याद होना ही चाहिए कि आधा र हमेशा ऊपर लगता है और पूरा र जो है नीचे वर्ण में लगता है, पहली बात। दूसरी बात क्या, आधा र यानी र रेफ जिस वर्ण पर लगा होता है उसका उच्चारण उस वर्ण के पहले किया जाता है और उसकी स्थिति भी उस वर्ण के पहले ही होती है। जबकि ये पूरा र यानी र पदेन जिस शब्द में जिस वर्ण में लगा हुआ है उस वर्ण के बाद उसका उच्चारण होता है क्रम और उस र की स्थिति भी उस वर्ण के बाद होती है। यानी अगर हम देखें इस कर्म को तो यहाँ क पूरा है प्लस ये र आधा है और ये म पूरा है। आधा र कहाँ लगेगा, बाद वाले वर्ण पर और उच्चारण हमेशा उसके पहले होगा। यहाँ क्रम की यदि हम स्थिति देखें तो क हलंत है मित्रों और ये र पूरा है और ये म पूरा है। ध्यान से देखिए इस चीज को, इस बिंदु को ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से ये हल ऊपर वाले जो मात्राएं र की ये यहाँ आती है, जिस पर लगा हुआ है उसके पहले आता है और ये जो क्रम है जिसमें लगा हुआ है उसके बाद आता है। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे, फिर भी हम कुछ शब्दों से इस र रेफ और र पदेन को स्पष्ट कर लेते हैं। मित्रों एक शब्द है धर्म, बताइए अब इस धर्म में र कहाँ है, ध के बाद है और म के पहले है। इसी प्रकार से एक शब्द है गर्व, तो बताइए गर्व में ग के बाद है आधा र और व के पहले है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और देखिए अन्य शब्द, एक शब्द लिया मैंने पर्वत, पर्वत। अब बताइए प के तो बाद है और व के पहले है तो र यहाँ आएगा और फिर ये त, इस प्रकार से। और हम देखते हैं र पदेन की स्थितियां। शब्द लिखा मैंने प्रिय, शब्द लिखा मैंने प्रिय। मित्रों किसमें लगा हुआ है, प में लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है ध्यान से देखिए, प पहले मैंने कहा था आपसे कि जिस वर्ण में लगा होता है वह वर्ण आधा होता है और जो ये र है ये पूरा होता है। तो मैं इसमें सबसे पहले तो निकाल दूंगा प बाहर, फिर निकाल दिया मैंने री और फिर निकाल दिया य और ये शब्द बन गया प्रिय। केवल मैं प्र शब्द की बात करता आपसे तो कैसे निकलता, प आगे आता और र पीछे जाता। शब्द लिखा मैंने मित्रों प्रयास। आप 3-4 उदाहरण देखिए समझ में आ जाएगा। अब प्रयास में बताइए आप ये जो र है ये कहाँ जाएगा, प आगे आएगा आधा और ये र पूरा, इसके बाद या और ये स, इस प्रकार से मिलके बना है प्रयास। आप भी कीजिए प्रयास, आप निश्चित रूप से इस प्रयास को करेंगे, अभ्यास को करेंगे तो र की स्थितियों को आप निश्चित रूप से जान पाएंगे। अब देखिएगा अगर मैं शब्द लिखता हूं प्रारंभ, प्रारंभ, तो बताइए मित्रों इसमें प्रा है तो प तो आगे निकल जाएगा क्योंकि प तो हलंते है, तो फिर क्या बचा, रा बचा, रा, प्रारंभ। तो इस प्रकार से जो मात्रा लगी होगी वो र के साथ ही जुड़कर बाहर निकलेगी। प्री में हमने क्या किया, प को आगे ले लिया हलंते को और रे को जो है बाहर निकाल दिया। और आगे देखते हैं तो ये वही बातें हमारी र रेफ की, र पदेन की। दोबारा सुनिए, र रेफ आधा होता है, र पदेन पूरा होता है। और ये र रेफ यानी जिस वर्ण पर लगा होता है उसका उच्चारण उसके पहले होता है और उसके पहले ही उसकी स्थिति होती है। जबकि र पदेन जिस वर्ण में लगा होता है इसका उच्चारण भी बाद में होता है। उच्चारण बाद में होता है इसका मतलब समझिए, एक शब्द है लोकप्रिय, अब हमें इसका उच्चारण क्या करना चाहिए, लोकप्रिय, लोकप्रिय। तो ध्यान दीजिएगा तो र इसकी स्थिति जो है जिस वर्ण में लगा होता है उसके बाद होती है। और जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे प्रारंभ शब्द को लिया हमने, क हलंते बाहर निकाल दिया, रा बच गया तो रा को बाहर निकाल दिया। प्री होता तो प को निकाल लेते और रे को बाहर कर देते। और प्रू होता तो प को बाहर कर देते और रो को प्लस लगा के बाहर कर देते। ये हुई हमारी र रेफ और र पदेन की स्थितियां।
एक बात और ध्यान दीजिएगा मित्रों, हिंदी वर्णमाला में ये दो व्यंजन ऐसे हैं ट और ड, इसमें ये र पदेन इस प्रकार से न लगकर इस प्रकार से लगता है। तो ध्यान रहे, ये जो ट ठ ड ढ न हमने पढ़े थे, इसमें ट और ड व्यंजन ऐसे हैं जिनमें र पदेन की मात्रा इस प्रकार से लगती है, लेकिन का टुकड़ा तो इसी प्रकार से होगा ट प्लस र, इसी प्रकार से खंड करेंगे ड प्लस र, तो र पूरा है तो र पदेन, प से पदेन, प से पूरा। ध्यान रहे मित्रों, र पदेन पूरा होता है और र रेफ आधा होता है। तो ये हो गई हमारी र की स्थितियों की बात। इसके पहले मैंने आपको बता दी कि हलंते व्यंजन जब पूरे व्यंजन मिलते हैं तो हलंते हो जाता है पूरा और पूरा हो जाता है आधा। इसके पहले हमने संयुक्ताक्षर पढ़े। अब मैं बात करूंगा, जो मैंने एक प्रश्न शुरू से शेष रखा था कि अनुस्वार पंचम अक्षरों का कार्य करता है, कैसे करता है समझिए। पहली बात तो ये समझिए कि ये अन है और इसका ये चिन्ह है और इसे हम कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, और इस अनुस्वार का जब जिस शब्द पर ये जिस व्यंजन पर ये अनुस्वार लगा होता है, इस अनुस्वार की 5 स्थितियां हो सकती है। कौन कौन सी? या तो ये अं का कार्य करेगा, या फिर न्य का कार्य करेगा, या अण का कार्य करेगा, या फिर न का कार्य करेगा, या फिर म का कार्य। और कहां करेगा और कैसे करेगा देखिए। पहले मैं कुछ शब्द लिख लेता हूं। यहां पर मैंने लिखा यहां पर कंकण, कंकण। या शब्द लिख दिया मैंने यहां पर शंका, शब्द लिख दिया मैंने यहां पर गंगा, एक शब्द लिख दिया मैंने यहां पर चंचल, एक लिख दिया मैंने यहां पर संजय, एक लिख दिया मैंने यहां पर दंत, और एक लिख लिया हमने ये दंड, और एक लिख दिया मैंने यहां पर संबंध। अब देखिए मित्रों, यदि मैं बात करूं कि इन शब्दों को कैसे लिखा जा सकता है, इन शब्दों को कैसे लिखा जा सकता है। कंकण, इसको कैसे लिखा जा सकता है। शंकर, इसको कैसे लिखा जा सकता है। गंगा, और इसको चंचल। इस शब्द को लिखा जा सकता है संजय। इस शब्द को इस प्रकार से लिख सकते हैं दंत, और इसको लिख सकते हैं दंड, और इसको लिख सकते हैं संबंध। ध्यान देना मित्रों, अब ये जो एक अनुस्वार था सभी व्यंजनों पर, ये देखिए। और एक बात ध्यान रखें, बहुत से इस अनुस्वार को बीच में लगाते हैं, नहीं, गलत, व्यंजन के ठीक ऊपर आता है। ठीक है मित्रों, अब आगे देखिए। यहाँ पर ये अं का कार्य कर रहा है, इसमें भी अं का कार्य, इसमें भी अं का कार्य कर रहा है। यहाँ देखिए न्य का कार्य कर रहा है, न्य, और यहाँ देखिए न का कार्य कर रहा है, यहाँ अण का कार्य कर रहा है, और यहाँ म का कार्य कर रहा है। तो कैसे कर रहा है देखो मित्रों, इसके पीछे ये कारण है कि अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये अनुस्वार जिस व्यंजन पर या जिस वर्ण पर लगा होता है, उस वर्ण के बाद वाला वर्ण जिस वर्ग का होता है, अब वर्ग से तात्पर्य क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये अनुस्वार जिस वर्ण पर लगा होता है, इसके बाद वाला व्यंजन जिस वर्ग का होता है, यह अनुस्वार उसी वर्ग के 5वें व्यंजन का कार्य करता है। अब देखो, इसके बाद वाला कौन सा, क, और क का 5वां कौन सा, क ख ग घ अंग। इसके बाद देखिए ये क और क ख ग घ अंग। ये ग कौन से वर्ग का, त वर्ग का, क ख ग घ अंग। ये देखिए च कौन से वर्ग का, च वर्ग का, च छ ज झ न्य। ये देखिए ज कौन से वर्ग का, च वर्ग का, और च का 5वां कौन सा, च छ ज झ न्य। ये देखिए त कौन से वर्ग का, त वर्ग का, और त का 5वां त थ द ध न। तो यहाँ न में बदल गया। यहाँ देखिए ये ड बाद वाला देखना है, अनुस्वार के बाद वाला देखना है। ड कौन से वर्ग का, ट वर्ग का, और ट का 5वां ट ठ ड ढ न। यहाँ देखिए ब कौन से वर्ग का, प वर्ग का, प फ ब भ म। यहाँ देखिए ध कौन से वर्ग का, त वर्ग का, त थ द ध न। इस प्रकार से मित्रों
दोबारा सुन लीजिए, यह अनुस्वार जिस वर्ण पर लगा होता है उस वर्ण के बाद वाला वर्ण जिस वर्ग का होता है, यह अनुस्वार उसी वर्ग के पांचवें वर्ण का कार्य करता है। तो ये बात भी हमारे आज यहाँ पर स्पष्ट हो गई, क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे और म की संधि जब हम पढ़ेंगे तब ये सब बातें हमारे फिर दोबारा हमारा सहयोग करने वाली है मित्रों। तो लीजिए, ये कुछ छोटी छोटी बातें आज मैं स्पष्ट आपके बीच कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब हमारे या तो शुद्धिकरण में काम आने वाली है या संधि में काम आने वाली है। यदि एक भी प्रश्न किसी परीक्षा में यहाँ से या इन बातों से हमारा सही हो जाता है मित्रों, तो हम लाखों विद्यार्थियों को, लाखों परीक्षार्थियों के ऊपर आ जाते हैं। एक प्रश्न भी यदि हमारा सही हो जाता है तो, और प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक प्रश्न की बड़ी कीमत होती है। इसलिए मैं छोटी से छोटी बातें इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं ताकि हमारे इस शिक्षण कार्य में लगभग सभी बातें, सभी महत्वपूर्ण बातें समाहित हो जाए और आपको इधर उधर ज्यादा कुछ पुस्तकें खोजनी न पड़े और यहीं पर आपकी सब बातें स्पष्ट होती हुई चली जाए। देखिए मित्रों, ये र की स्थिति हो गई, अनुस्वार की स्थितियां हो गई और संयुक्ताक्षर हो गए। आज हम बात कर लेते हैं वर्णमाला का, जो हम पढ़ भी चुके हैं, उत्तक्षिप्त व्यंजनों को। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि हम वर्णमाला का 5 भागों में अध्ययन करेंगे। वो है स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और उत्तक्षिप्त व्यंजन। उत्तक्षिप्त व्यंजन केवल हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं, संस्कृत के व्यंजन नहीं है। और उत्तक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? अढ़ और अढ़। तो ध्यान देना, इनको उत्तक्षिप्त क्यों कहा जाता है ये हम कल पढ़ चुके हैं। ये अढ़ और अढ़ है, इनको ताड़न जात भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान देना, इनका प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो मित्रों, कहाँ नहीं होता है पहले सुन लीजिए आप, फिर कहाँ होता है बताऊंगा। एक तो ध्यान रहे, इनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होता है। अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है, चाहे वो एडवांस शब्द हो, चाहे रेडियो शब्द हो, चाहे रोड शब्द हो, ये सभी शब्द अंग्रेजी के हैं। और रेडियो, ऑडियो, रोड, बोर्ड और एडवांस, ये सभी शब्द ऐसे हैं मित्रों जहां पर ये अगर आपने चिन्ह लगा दिया तो ये शब्द गलत हो जाएंगे। ये रेडियो के नीचे लगा दिया तो गलत, अशुद्ध हो जाएंगे। ये रोड तो अक्सर हम ऐसे ही लिखा देखते हैं, कई जगह देखते हैं हम रोड को इस प्रकार से लिखा हुआ देखते हैं मित्रों, गलत शब्द है। अंग्रेजी के शब्दों में उत्तक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। और कहाँ नहीं होता है मित्रों? संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में उत्तक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत का कोई भी शब्द हो, चाहे हमने दंड ले लिया अभी, जैसे अब दंड यदि ऐसा लिख दिया जाए तो गलत, ये वाला दंड शब्द सही है। या कोई पंडित शब्द है, ये पंडित, ये सही है। या मैं यह भी कर सकता हूं कि यदि ड के पहले अणा की ध्वनि आ रही है तो उत्तक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पर अंडा, तो मित्रों ये अंडा शब्द है और अंडे में भी ये नीचे जो बिंदी नहीं आएगी। तो दूसरी बात हमारी स्पष्ट हो गई, अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? उत्तक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग हिंदी के शब्दों में होता है, हिंदी के शब्दों में होता है। और हिंदी के शब्दों में कहाँ होता है? ध्यान से सुनिए, या तो शब्द के मध्य में होता है या शब्द के अंत में होता है, या तो शब्द के मध्य में होता है या फिर शब्द के अंत में होता है। देखिए क्या कैसे, एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर पढ़ाई और एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर अनपढ़। मित्रों ये हिंदी के शब्द हैं। पढ़ना, पठ धातु तो संस्कृत की है और पढ़ना क्रिया हिंदी की है। पढ़ तो पढ़ना, पढ़ाई, लड़ाई, लड़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई, धाकड़, सड़क। देखिए रोड अंग्रेजी का और सड़क हिंदी का, सड़क, सड़क। तो इस प्रकार से जो हिंदी के शब्द हमारे लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई, अनपढ़, धाकड़, सड़क, तो मित्रों अब स्वतः ही बोलने में पता लग जाता है कि हिंदी के शब्दों में या तो मध्य में यदि ये वर्ण आते हैं तो, और यदि अंत में आते हैं तो उत्तक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। और यहीं पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि हिंदी के शब्दों के प्रारंभ में
इनका प्रयोग नहीं होता है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी कि प्रयोग कहां कहां नहीं होता है मित्रों। अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होता है, संस्कृत के शब्दों में नहीं होता है, और हिंदी शब्दों के प्रारंभ में भी नहीं होता है। तो कहां होता है, एक ही तो बात ध्यान रखनी है, कहां होता है, हिंदी शब्दों के मध्य में या हिंदी शब्दों के अंत में ही इनका प्रयोग होता है। देखिए, तो अब प्रारंभ में नहीं होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर डाल शब्द लिख दिया, डाल, या शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर ढाल, या शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर डमरू। तो मित्रों देखिए, डाल शब्द है, ढाल शब्द है, डमरू शब्द है, या ढक्कन शब्द है, डमरू शब्द है, या ढक्कन शब्द है, तो ये प्रारंभ में आ रहे हैं। अब प्रारंभ में यदि आते हैं तो उत्क्षिप्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, मतलब ये बिंदी नहीं लगती है। अब ध्यान देना, ऐसा ही एक शब्द है हमारा षडानन। षडानन, अब इसमें हम ये शुद्धिकरण पूछा गया शब्द है, ये षडानन कर देते हैं। मित्रों षडानन शब्द संस्कृत का है और संधि से बना है, षट प्लस आनन या षट प्लस अंग षडंग, षट प्लस आनन षडानन। तो ये संधि का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है कि संस्कृत के शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। कहाँ होता है, हिंदी शब्दों के मध्य में या हिंदी शब्द के अंत में। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, वो ये है, अब मैंने ये कह दिया आपसे कि मध्य में होता है या अंत में होता है। अब शब्द आ गया साहब निडर। अब ये डर शब्द है, हिंदी का शब्द है डर। अरे ये प्रारंभ ड से हो रहा है, डर तो नहीं आएगा, लेकिन वो परीक्षक तो बड़ा चालाक है और वो तो क्या करेगा, यहाँ पर उपसर्ग लगा देगा नी और शब्द को बना देगा निडर। अब वो शब्द तो है निडर और हम गए डर, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार बीच में आ गया तो ये बिंदी लगा देते हैं। नहीं, अरे भाई ये उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगने की वजह से यदि शब्द बीच में आए या वो व्यंजन बीच में आए तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम मूल शब्दों की बात कर रहा हूं, हिंदी शब्दों के जो मूल शब्द है, डर तो मूल शब्द हो गया और ये नी उपसर्ग हो गया। तो मूल शब्दों के प्रारंभ में इन व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। पुनः एक बार मेरी बात सुनिए आप, मैंने क्या कहा अभी तक, मैंने अभी तक ये कहा कि अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत के शब्दों में भी इनका प्रयोग नहीं होता है, संधि के नियम से ड का ड हुआ है तो भी इन व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है, हिंदी शब्दों के प्रारंभ में भी इन व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। ढक्कन, डाल, ढाल, डमरू, ढक्कन, ये सभी शब्द ऐसे हैं। और कहाँ होता है, केवल हिंदी शब्दों के मध्य में या हिंदी शब्दों के अंत में इनका प्रयोग होता है। ये थे मित्रों हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इसके बाद हम छोटी छोटी 2 बातें और करेंगे, बस 2 मिनट का और ये वीडियो है कि वो क्या है। देखिए, एक ये समझे हम द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन बहुत आसान सा है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं मित्रों, ऐसे व्यंजन जो 2 समान व्यंजनों से मिलकर बने हों, वो द्वित्व कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। कभी कभार तो छोटी सी बात होती है लेकिन हमने पढ़ाई नहीं, सुनाई नहीं, तो वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए रस्सी, ये लड्डू, ये कुत्ता, ये बिल्ली। अब 2 समान व्यंजन यदि जुड़ जाते हैं तो उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और ये बात आपके एक ही बार में आसानी से समझ में आ गई होगी। एक शब्द देता हूं मैं, आप जो शुद्ध लिख करके भेजे मुझ तक, आप कमेंट करें गड्ढा शब्द को शुद्ध रूप में मुझ तक कमेंट में भेजने की कोशिश करें। देखते हैं कौन विद्यार्थी बिल्कुल सही शब्द, शुद्ध शब्द लिखकर भेजता है। जरूर भेजें मित्रों, गड्ढा शब्द लिखकर भेजें, शुद्ध कमेंट में लिखकर भेजें। और मित्रों ये हो गए हमारे द्वित्व व्यंजन। और द्वित्व व्यंजन के बाद जो है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, संयुक्ताक्षर पढ़ लिए हैं,
और उसके बाद हमने उत्तरक्षिप्त व्यंजन पढ़ लिए हैं और र की स्थितियां जान ली है। उत्तरक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये पढ़ लिया है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। मित्रों, ये वर्णमाला का टॉपिक आज हमारा समाप्त हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं वहां बताने वाला हूं आपको शब्द विचार, और शब्द विचार में पूर्ण संपूर्ण व्याकरण की रूपरेखा वहीं पर आपके सामने आने वाली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।